आज थोड़ी सी बातचीत करते हैं गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत केदारी, टेकिंग केयर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जनरल पीडियाट्रिक एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एट लोकमान्य ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। कई पेशेंट्स में गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, जिसको हम गॉल स्टोन्स कहते हैं। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? कुछ लोगों को यहाँ पर पेन होता है जब भी इन्फेक्शन होता है, या फिर बहुत सारे स्टोन है और स्टोन जाके कहीं पर गॉल ब्लैडर के गले में अटक जाए तो वो पेन प्रोड्यूस करता है। कई सारे पेशेंट में पेन ही नहीं होता है। उनमें प्रेजेंटिंग सिम्टम्स होते हैं कि पेट का फूलना, एसिडिटी होना, एंड स्पेशली जब कुछ ऑयली चीजें हम खाते हैं तो पेट जरा फूला फूला सा लगता है। इसको हम फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया कहते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि पित्त की थैली में अगर पत्थर हो जाए तो वो कैसे समझेगा हमें। तो ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है कि अगर किसी को बार बार एसिडिटी हो रही है, कुछ तला हुआ खाने के बाद पेट फूलना हो रहा है, इस साइड में अपर साइड में दर्द होता है, तो हम गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है ऐसे सोचते हैं। कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड अनिवार्य हो जाती है। तो अल्ट्रासाउंड में हमें समझ में आता है कि एक पत्थर है, कई सारे पत्थर है, वो है या नहीं। कई सारे पेशेंट्स मुझे पूछते हैं कि कभी कभी पेन होता है, कभी पेन नहीं भी होता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन्स होते हैं तो गॉल ब्लैडर हमें निकालना पड़ता है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर पित्ता निकाल दिया तो फिर बॉडी पर कुछ दुष्परिणाम तो नहीं होंगे। तो कुछ खास दुष्परिणाम नहीं होते हैं। इनफैक्ट जितने लोगों के गॉल ब्लैडर निकाल दिए हैं किसी वजह से, स्टोन से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, उनकी एसिडिटी कम हो गई है और पाचन क्रिया उनकी अच्छे से इम्प्रूव हुई है। कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट्स जिनको ज्यादा स्टोन्स होते हैं उनमें से कुछ स्टोन सटक के आगे की तरफ निकल जाते हैं और वो आगे की पाइप में अटक जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। जब कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन अटक जाते हैं तो बाइल आगे की तरफ सरक नहीं पाता है और पेशेंट को पीलिया हो जाता है। इसके साथ अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कोलेंजाइटिस कहते हैं। कोलेंजाइटिस का ट्रायड होता है पेन, फीवर एंड जॉन्डिस। तो अगर किसी पेशेंट को पता है कि हमें पथरी की बीमारी है, पित्ते की पथरी की बीमारी है, और अगर उनको उसके साथ पेन आता है, जॉन्डिस आता है और फीवर आता है, तो दिस बिकम्स एन इमरजेंसी दैट इज कॉल्ड एज कोलेंजाइटिस। अब पहले के जमाने में जब हमारी ट्रेनिंग पीरियड था तब दूरबीन का जमाना नहीं था, तो एक बड़ा सा चीरा वगैरह देके वो गॉल ब्लैडर निकालना पड़ता था, जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हुई है कि आज की तारीख में 99% ऑफ पेशेंट्स के गॉल ब्लैडर जो है वो दूरबीन से निकलते हैं। फिर पेशेंट्स पूछते हैं कि कितने टाइम की सर्जरी होती है। तो अगर ज्यादा अंदर चिपका हुआ ना हो तो विद इन 20 मिनट्स गॉल ब्लैडर की सर्जरी पूरी हो जाती है। बट मैंने वो भी देखा है कि मेरे किसी पेशेंट्स की सर्जरी 20 मिनट में ही हुई है और किसी पेशेंट के लिए दो दो ढाई ढाई घंटे लगे हैं, क्योंकि वो पूरा चिपका हुआ था, काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ था। सेकेंड प्रश्न आता है कि इसमें ब्लड लॉस कितना होता है। तो गॉल ब्लैडर की सर्जरी अगर दूरबीन से हो जाता है तो उसमें 5 ml भी ब्लड लॉस नहीं होता है। पेशेंट को मैंने वो भी कहा है, जितना ब्लड आपका टेस्ट के लिए निकाला है उसके हाफ भी हमारा ब्लड लॉस नहीं होता है। तीसरा होता है रिकवरी पीरियड। तो पेशेंट का होता है कि मैं कितने दिनों में रिकवर हो जाऊंगा। तो मैं सबको वही बताता हूँ कि अभी अगर आपका ऑपरेशन मैंने 10 बजे किया है तो 6 घंटे बाद आप चलना फिरना शुरू करोगे। सेकेंड डे आप अपने घर पर भी हो सकते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर हॉस्पिटल में होता है तो दोपहर का खाना आपका घर पर हो सकता है। सो इन अ नटशेल आई वुड लाइक टू से कि अगर कोई भी पेशेंट जिनको बार बार एसिडिटी हो रही है, खाना खाने के बाद पेट फूल रहा है, स्पेशली ऑयली खाने के बाद, तो ये गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस साइड में अगर पेन हो रहा हो तो वो गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स हो सकते हैं। हमें क्या करना है? पास के किसी सर्जन से मिलना है और एक अल्ट्रासाउंड करना है। अल्ट्रासाउंड पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अधिक जानकारी के लिए या तो हमसे डायरेक्ट संपर्क करें या फिर कमेंट बॉक्स में हमसे संपर्क करें। थैंक यू।